हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह बसेड़ा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ट्यूटोरियल्स में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कल दिनांक 8 जनवरी 2022 को भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा 5 राज्यों में, जिनमें से कि उत्तराखंड, यूके, अपने यूपी, मणिपुर, गोवा और पंजाब, ये 5 राज्यों में क्या इलेक्शन की घोषणा कर दी है कि आगामी तिथियों को अगले महीने पर इन 5 राज्यों में इलेक्शन की घोषणा कर दी है। तो वो जैसे ही इलेक्शन की घोषणा की तो आपने देखा होगा कि सारे न्यूज चैनल्स में एक टॉपिक, बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है, जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी आदर्श आचार संहिता। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं आदर्श आचार संहिता। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के सामने इसी टॉपिक को लेके आया हूँ। इसी टॉपिक पर जितना मेरे को पता है, या मैं जितना आप लोगों को डिलीवर कर सकता हूँ, इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को आज इसको बताऊंगा। ये क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। जैसे ही इलेक्शन की डेट चुनाव आयोग के द्वारा, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा जैसे ही इलेक्शन की डेट मेंशन की गई, तो ये टॉपिक एक हॉट मुद्दा बना हुआ है। तो ये होता क्या है, सबसे पहले व्हाट, यानी आदर्श आचार संहिता क्या है, और दूसरा जैसे इसमें कौन, इसको कौन, हु, इसको कौन, इसके रूल्स को कौन बनाता है या इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस पे कब इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी ये टर्म आदर्श आचार संहिता भारतीय चुनाव में प्रक्रिया में कब आया, इसके बारे में करेंगे। इसके बाद ये हाउ इंट्रोड्यूस्ड, यानी इसको हाउ इन्फोर्स, यानी इसको कैसे इन्फोर्स करते हैं, और व्हेन, कब ये इन्फोर्स होती है, यानी ये कब लागू होती है, और ये क्या, ये इसका लीगल स्टेटस क्या है। लीगल स्टेटस, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऐसे टॉपिक्स हैं। इनमें क्या करेंगे, इनके बारे में, ये इसका पूरा ये पूरा जिस्ट है इसी का। इनके बारे में पता करेंगे कि एक एक करके होता क्या है, कि व्हाट, कि आखिर क्या है आदर्श आचार संहिता, व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कि आदर्श आचार संहिता है क्या। सबसे पहले इसको देखेंगे। ये कुछ नहीं, ये होता है एक, इसको बोलते हैं कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स, यानी और गाइडलाइंस, यानी हिंदी में बोलेंगे ये होती है कि नियमावली। नियमावली ये एक ऐसी नियमावली है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का निर्वाचन आयोग इसके द्वारा इसको क्या बनाया जाता है, इस नियमावली को तैयार किया जाता है और इसी के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। जो भी ये सेट ऑफ नॉर्म्स है या गाइडलाइंस जो भी हैं, ऐसी नियमावली यानी आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ऐसे गाइडलाइंस का सेट है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाया जाता है और इसी के द्वारा इनको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। अब होता क्या, किसके लिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर कैंडिडेट्स, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है और उनके जितने भी प्रत्याशी हैं, उनको इलेक्शन के दौरान उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए या उनको क्या क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, ये एक सेट है जिनको आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से जाना जाता है। अब इसको लाता कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसी पर हम थोड़ा चर्चा इलेक्शन कमीशन पर कर लेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं ECI, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले ये कब बना, ये अस्तित्व में आया 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को भारत का इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया। इसी दिन को, यानी 25 जनवरी को, हमारे देश में नेशनल वोटर्स डे
या राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में कमेमोरेट किया जाता है, मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस? क्योंकि इसी दिन भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था, इसी दिन ये अस्तित्व में आया था, इसीलिए इसको कमेमोरेट करने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब एक बात कर लेंगे इसी के फर्स्ट इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये ऐसा टॉपिक है छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम तक, ये टॉपिक ऐसा है कि हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन से लिंक करता है और इलेक्शन कमीशन भारत का जो संविधान है उससे लिंक करता है, तो डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जितना हो सके टॉपिक को क्लियर करना है। तो भारत के पहले इलेक्शन कमीशन कौन थे? इनका नाम था सुकुमार सिंह। इसके बाद आता है प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी भारत में वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त ये हैं सुशील चंद्र या चंद्र। ये कौन से नंबर के हैं? इनका नंबर है 24th इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? ये सुशील चंद्र। और पहले कौन थे? सुकुमार सिंह। इलेक्शन कमीशन कब अस्तित्व में आया? 25 जनवरी 1950 को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आया, इसीलिए इसी के अस्तित्व वाले दिन को कमेमोरेट करने के लिए या याद दिलाने के लिए, याद करने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है। तो अब इसका आता है भारतीय संविधान में इसके बारे में कहाँ पर वर्णन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद या आर्टिकल वैसे तो 324 से लेके 329 तक ये इलेक्शन कमीशन के बारे में ही क्या करते हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में ही इंफॉर्मेशन देते हैं हमको। लेकिन मेनली जो 324 है, 324 जो है ये दिखाता है, इसका क्लॉज ए ये देता है इलेक्शन कमीशन को फेयर एंड फ्री और फेयर इलेक्शन, यानी किसी भी हमारे देश में फ्री और फेयर, करप्शन मुक्त और फेयर रूप से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाने चाहिए। ये इसका वर्णन कहाँ पे है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के क्लॉज ए में। तो अगर पूछा जाता है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद में इलेक्शन कमीशन के बारे में या चुनाव के बारे में वर्णन है, तो 324 में। तो ये इसका एक हल्का सा ओवरव्यू था। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे अभी स्टेट्स की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, ये चाहे लोकसभा हो और राज्यसभा हो, प्रेसिडेंट के हो, वाइस प्रेसिडेंट हो और लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। जिन राज्यों में ये अभी प्रेजेंट में केवल 6 राज्यों में इसका ये अस्तित्व में है, लेकिन ये जो भी इलेक्शन है ये मेजर इलेक्शन ये हमारा कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग। और इसके अतिरिक्त एक बच्चा है पंचायती चुनाव, दूसरा होता है नगर पालिका चुनाव या जिला परिषद के चुनाव, यानी जो लोकल लेवल के चुनाव होते हैं इनको कंडक्ट कराने का जिम्मा इसका ना होके राज्य का निर्वाचन आयोग यानी जिस भी राज्य में उसके पंचायती चुनाव हो या नगर पालिका के चुनाव हो या जिला परिषद के चुनाव हो,
इन चुनावों का जिम्मा उस राज्य का निर्वाचन आयोग का होगा, ना कि इलेक्शन कमीशन, ना कि भारत के चुनाव आयुक्त का। तो इनके अतिरिक्त जितने भी चुनाव हैं, जैसे लोकसभा के हैं, राज्यसभा के हैं, प्रेसिडेंट के हैं, वाइस प्रेसिडेंट के हैं, या बोले तो विधान परिषद, विधानसभा, इनको लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, इन सारे चुनावों का जिम्मा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में होता है। ये इसका हो गया एक बेसिक ओवरव्यू। क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछता है कि जैसे नगर पंचायत के चुनाव का जिम्मा किसके पास में होता है। ऑप्शन में ये दोनों दिए होते हैं, राज्य का भी और ये भारत का भी, चाहे दिया होगा भारत का चुनाव आयुक्त और राज्य का चुनाव आयुक्त, या दिया होता जिले का चुनाव, कुछ इस प्रकार दिए होंगे। तो आपको देखना है कि ये ओनली 3 ऐसे जो लोकल के चुनाव होते हैं, क्योंकि इनको छोड़ के राज्य के चाहे विधानसभा के भी होते हैं, क्योंकि चुनाव राज्य के हैं, लेकिन तब भी उनको भारत का चुनाव आयोग कंडक्ट करवाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसी बात पर हमारा आया था आदर्श आचार संहिता। ये बता दिया मैंने कि होता क्या है। ये एक गाइडलाइंस होती है, ये नियमावली होती है, जिसको भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाया जाता है और उसी के द्वारा इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। किसके लिए? जितनी भी चुनाव पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, चुनावी पार्टियां होती हैं, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, और उनके जितने भी मेंबर्स होते हैं, तो उनका आचरण वगैरह कैसा होना चाहिए, उनके लिए ही गाइडलाइंस, उनको क्या क्या करना है, इसके तहत वो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। ये हो गई हमारे आचार संहिता। अब आता है, और कौन इम्प्लीमेंट करता है? भारत का चुनाव आयोग। अब इसके बाद आता है व्हेन इंट्रोड्यूस्ड, यानी ये कब आया, ये अस्तित्व में कब आया। तो सबसे पहले 1960 में, 1960 में केरला में, केरल के जो विधानसभा चुनाव थे, केरल के विधानसभा चुनाव में पहली बार इसका जिक्र किया गया, यानी पहली बार ये आचार संहिता को लागू किया गया। कब? 1960 में। कहाँ? केरल राज्य में, वहां के विधानसभा चुनाव के लिए। इसके बाद अगर पूछा जाता है कि लोकसभा चुनाव में इसका अस्तित्व में कब आया, तो 1962 में, 1962 में लोकसभा के साथ साथ कई विधानसभाओं में भी चुनाव हुए थे उस समय, तो उन दोनों जगह में 1962 में इम्प्लीमेंट किया गया। तो अगर पूछा जाता है कि भारत में आचार संहिता का उद्गम या उद्भव कब हुआ, तो 1960 में। सबसे पहले कहाँ, किस राज्य में? केरल में। कौन से चुनाव के लिए? वहां के विधानसभा चुनाव के लिए। अगर ये पूछता है कि लोकसभा में कब इसका, लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता का प्रयोग कब किया गया, तो ये है 1962 में। तो आप ये नोट कर सकते हैं। और इसी के साथ अब है ये कब इन्फोर्स होता है, कब, व्हेन इन्फोर्स, कि इसको कब इन्फोर्स किया जाता है। तो याद रखना, जैसे ही इलेक्शन कमीशन जिस दिन इलेक्शन की डेट को रिलीज करता है, जैसे कल दिनांक 8 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के द्वारा राज्यों में, ये 5 राज्यों में इलेक्शन की डेट को रिलीज किया गया, तो उसी दिन से, यानी जिस दिन से चुनाव आयोग इलेक्शन डेट्स का अनाउंस करता है, डेट्स को अनाउंस करता है, उस दिन से कब से लागू, जैसे इन्फोर्स कब से होंगे, जिस दिन से भारत का चुनाव आयोग जैसे ही चुनाव की डेट को रिलीज करेगा, उसी दिन से सुयो मोटो खुद ही ये क्या कहते हैं, आचार संहिता लागू हो जाएगी। और लागू कब तक रहेगी? जिस दिन, ये कब तक में है, कब तक लागू होने की तिथि क्या है? जिस दिन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के डेट्स को रिलीज करेगा, उस दिन से लागू होगी, और जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा, जिस दिन इलेक्शंस का फाइनल रिजल्ट रिलीज किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा, उस दिन तक ये इन्फोर्स में रहेगी। उसके बाद खुद ब खुद इसका क्या हो जाता है, अपने आप विघटन, यानी इसके बाद ये इन्फोर्स में नहीं रहती है। ये बात थी हमारे कि इसका इन्फोर्समेंट की, कैसे इन्फोर्समेंट होता है और कैसे नहीं। अब इसके कुछ होते हैं की पॉइंट्स।
मेन की पॉइंट्स जिसके बारे में हम मेन बातें करेंगे, इसके की पॉइंट्स। की पॉइंट्स इसमें क्या है, मतलब कहने का मतलब है क्या क्या होता है इसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए या उनके पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी प्रत्याशी होती हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए क्या क्या। तो ये की पॉइंट्स इसको 8 की पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि बार बार क्या हुआ, जब से ये आचार संहिता लागू हुई थी या फोर्स में आई थी, तब से क्या हुआ, बार बार इसमें परिवर्तन किया गया। तो पहली बार परिवर्तन इसमें 1979 में चेंज किया गया था, जब से 1960 में लागू की गई थी, और 1979 में इसमें पहली बार चेंज किया गया था, और अभी हाल ही में 2013 में इसमें फिर से चेंज किया गया, जब हमारे लोकसभा 2014 में लोकसभा चुनाव कंडक्ट होने वाले थे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अभी इसको इसके 8 की पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। तो हमें वो की पॉइंट्स को देखना है क्या है। सबसे पहला की पॉइंट है, इसका है तुम्हारा जनरल कंडक्ट, यानी इसको बोलते हैं सामान्य आचरण। मतलब इसमें दिखाया गया है कि जो भी प्रत्याशी है हमारा पॉलिटिकल, कोई पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, तो वो क्या है, उसका सामान्य आचरण कैसा होना चाहिए। जैसे ही जिस दिन से इलेक्शन की डेट्स अनाउंस होती है और इलेक्शन का रिजल्ट जब तक अनाउंस नहीं हो जाता, तब तक उसका सामान्य आचरण कैसा रहेगा, यानी उसको क्या क्या कैसा बिहेव करना है, ये नंबर 1 है। इसका दूसरा की पॉइंट है इनकी मीटिंग्स के बारे में, मीटिंग के बारे में कि मीटिंग्स कहाँ कहाँ बुला सकते हैं, कैसे किस कंडीशन में मीटिंग बुला सकते हैं, इसके बारे में। और तीसरा पॉइंट है इसका इनकी प्रोसेसिंग के बारे में। प्रोसेशन और बोल सकते हैं मार्च, यानी जो ये निकालते हैं जुलूस, यानी कि जुलूस निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। जैसे निकाल सकते हैं जुलूस, तो उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं कि जिस एरिया में आपको जुलूस निकालना है, उस एरिया की सबसे पहले आपको क्या, पुलिस को भी क्या इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, ताकि इन जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी उसके सबसे पहले क्या होगा, उसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त उस क्षेत्र की पुलिस के द्वारा करवाया जाएगा। इसके लिए जब भी वो मार्च या जुलूस जब भी निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी उनको। तो ये इसका तीसरा पॉइंट है। चौथा है इसकी पोलिंग डे के बारे में, यानी जिस दिन मतदान होगा उस दिन के क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, यानी कौन कौन से बंदे वहाँ पर जा पाएंगे या कौन कौन नहीं जा सकेंगे, वहाँ पर लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का बंदा वहाँ पर जैसे अपना क्या है, जो भी उनका फ्लैग होता है पर्टिकुलर पार्टी का, तो उसको वो वहाँ पर शो नहीं कर सकते। इस टाइप की गाइडलाइंस इस पर जारी की गई हैं। इसके बाद है 5 पोलिंग बूथ के बारे में। ये है पोलिंग बूथ के बारे में, यानी जिस बूथ में इलेक्शन हो रहे हैं कि वहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से कैसे इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे, ताकि वहाँ पर किसी भी फिशिंग टाइप का मामला ना आए, यानी बूथ कैप्चरिंग टाइप का मामला नहीं आना चाहिए। तो इस टाइप का व्यवस्था इसमें पोलिंग बूथ वाले में दी गई है। इसके बाद आता है छठा पॉइंट। पहले जनरल कंडक्ट हो गया, इनका मीटिंग का हो गया, मार्च का, पोलिंग बूथ और पोलिंग डे। इसके बाद ऑब्जर्वर, ये सब होते हैं पर्यवेक्षक, यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी सरकारी कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी होते हैं, उनको जिनको भी वहाँ पर्यवेक्षक के रूप में भेजा जाता है, तो उनकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए वहाँ पर, तो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है आपका जो भी सत्ताधारी पार्टी होगी, इसको बोल सकते हैं रूलिंग पार्टी, यानी सत्ताधारी पार्टी। इसका 7वां पॉइंट है, ये है जो रूलिंग पार्टी जो भी होगी उस टाइम पे, तो वो किसी भी टाइप का वहाँ बूथ कैप्चरिंग का मामला, या हो सके कि ये मतलब जो वोटर्स को किसी भी टाइप का लुभावना देके या बल का प्रयोग करके वोट्स को अपनी ओर नहीं खींच सकते। कहने का मतलब है जितने भी वोटर्स वहाँ पर आएंगे पोलिंग बूथ पे, तो उनको किसी भी टाइप से उनको बहलाया फुसलाया नहीं जा सके, ताकि इसके लिए इसके भी इसमें प्रावधान किया गया है।
तो इसके बाद 8वां पॉइंट एक और है इसका, रूलिंग पार्टी के बाद है आपका लास्ट मैनिफेस्टो, इलेक्शन का मैनिफेस्टो होगा। ये इलेक्शन का मैनिफेस्टो है, कहने का मतलब है इसको घोषणा पत्र बोलते हैं, इसको बोलते हैं घोषणा पत्र। ये क्या होता है कि सभी इलेक्शन पार्टी, सॉरी जितनी भी इलेक्शन पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती हैं, तो वो सबसे पहले क्या देती हैं, एक अपना घोषणा पत्र इलेक्शन कमीशन के सामने कि हम ये काम करेंगे। तो कहने का मतलब है वो इस टाइप का इलेक्शन ये मैनिफेस्टो ना पकड़ाए कि जिस वादे को पूरा ना कर सके, या खाली कि झूठ मूठ का उसमें ऐसे वादे ना करे कि जिनको वो आने वाले समय में अगर वो पावर में आती है तो पूरा ना कर सके। तो इसका भी प्रावधान इसमें दिया गया है। ये है पूरे इसके की पॉइंट्स, ये 8 है इसके की पॉइंट। अगर कभी एग्जाम में आता है कि इसके, अगर कभी डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्जाम, कोई बड़ा एग्जाम होता है जैसे सिविल सर्विसेज टाइप में या स्टेट का पीएससी टाइप में, तो उसमें अगर पूछता है कि इसके की पॉइंट्स क्या हैं, व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट्स, तो यू कैन राइट ऑल दिस 8 पॉइंट्स। ये जो 8 पॉइंट्स हैं इनको आप लिख सकते हैं, और इनके बारे में ब्रीफ में आपको बता चुका हूँ। ये हो गया हमारा इसका संक्षेप में। अब एक मेन इसकी कंडीशन आती है कि ये क्या ये लीगल है, इज इट लीगल, क्या ये लीगल है। लीगल का मतलब होता है कि वेदर इसको मतलब सरकारी मान्यता प्राप्त है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता इसको प्राप्त है। तो इसका जवाब है नहीं। वैसे डायरेक्टली मतलब नहीं, डायरेक्टली नॉट, यानी सीधे तौर पे इसको भारतीय संविधान में कोई भी इसको जगह नहीं दी गई है, कहने का मतलब लीगल नहीं है। ये कोई स्टैट्यूटरी, या बोलते हैं वैधानिक कानून नहीं है, यानी इसके बाद ये कोई वैधानिक है स्टैट्यूटरी कानून नहीं है। इसके बारे में हमारे भारतीय संविधान में कहीं पर भी इसके बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। ये जो कॉन्सेप्ट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये भारत के इलेक्शन कमीशन और विभिन्न प्रकार की जो क्षेत्रीय और प्रादेशिक रूप से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ मेनली जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके आपस में मीटिंग के आधार पर उनके आपस में जो उन्होंने उनका सामंजस्य बैठा, उसके आधार पर उन्होंने डिसाइड किया था कि हम इसको एक ऐसा एक नियमावली बनाएंगे जिसके तहत क्या होगा कि जो भी इलेक्शन होते हैं उस टाइम को कुछ इस टाइप की एक्टिविटी ना हो कि इलेक्शन को मतलब बूथ कैप्चरिंग टाइप की या करप्शन से मुक्त हो सके। इसलिए इन्होंने क्या किया था, विभिन्न प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन कमीशन के द्वारा मिक्स होके ये कुछ नियम बनाए गए थे, जिसका नाम आदर्श आचार संहिता रखा गया था। तो इसका कोई भी वैधानिक या स्टैट्यूटरी स्टेटस हमारे संविधान में नहीं है। ये इसका कई बार क्वेश्चन पूछता है कि क्या है लीगल स्टेटस देता है, ये लीगल स्टेटस नहीं है, डायरेक्टली नहीं है। लेकिन इसके पास पावर कहाँ से आती है, यानी कहने का मतलब है लीगल है ही नहीं, तो इसके तहत कोई भी अगर मान लो कि पॉलिटिकल पार्टी का नेता जब भी आचार संहिता लागू होती है इनका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होगी। अगर ये लीगल है ही नहीं तो कैसे हो जाएगी। तो इसका जो है वही आर्टिकल 324 भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 जो कहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो कहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो ये कहता है कि इलेक्शन जो होने चाहिए फ्री और फेयर तरीके से होने चाहिए, यानी करप्शन से मुक्त होने चाहिए, फेयरली इलेक्शन कंडक्ट करवाई जानी चाहिए। तो यही आर्टिकल इसको पावर देता है, कि इसको यूज, ये इस आर्टिकल के तहत इसको यूज करके हम क्या करते हैं, या सॉरी हमारे जो चुनाव आयोग जो होता है वो क्या करता है, चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकता है। और दूसरा इसको पावर मिलता है, एक तो पावर इससे मिल गई, दूसरा पावर मिलता है, एक था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, हिंदी में बोलेंगे इसको जनता का प्रतिनिधित्व
अधिनियम 1951, ये एक एक्ट था जो इसको पावर, ये भी इसके तहत भी क्या होता है, इलेक्शन कमीशन को फ्री और फेयर इलेक्शन, क्योंकि इसके इसमें कुछ ऐसे चाहे वोटर्स हैं और चाहे पॉलिटिकल पार्टीज को लीडर्स हैं, नेता हैं, उन दोनों के लिए इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो इसी से इससे भी इसको क्या मिलती है, शक्ति मिलती है, पावर मिलती है कि इन दोनों से इसको पावर मिलती है कि इसको इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। एक तीसरा एक है आईपीसी एक्ट 1860, ये है तुम्हारा, इसको बोलते हैं हिंदी में भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता कहने का मतलब ये है, जब भी आचार संहिता लागू होती है, कोई भी लीडर, पॉलिटिकल लीडर जो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट जो है, अगर आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो आचार संहिता के उल्लंघन करने का उसको डायरेक्टली, कहने का मतलब इसका उसको कोई भी खिलाफ, इस उल्लंघन करने के खिलाफ उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगा सकता। लेकिन जैसे ही ये कहते हैं कि आईपीसी की द्वारा कि उसने कोई अपराध किया हो, सपोज वो हो सकता है कि लोगों को कि धर्म के आधार पर वोट देने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा हो, या पैसे देके, या कहने का मतलब हिंसा देके, हिंसा करके, तो जैसे कहने का मतलब अगर धर्म को के आधार पर उकसाता है लोगों को वोट कर, तो ये आचार संहिता का उल्लंघन रहा है। लेकिन उसमें जो है आचार संहिता का उसको कोई भी, उसके आधार पर इसको कोई भी, कहने का मतलब है उसको चार्ज नहीं किया जाएगा। उसको कोई, जैसे आईपीसी को कोई धारा, इस प्रकार की धारा होगी जिसमें उस प्रकार के क्राइम के लिए जो प्रावधान है, जो सजा मिलेगी, उसको वहां से सजा दी जाएगी। तो ये है आईपीसी। वैसे सीआरपीसी का है, अगर कोई क्रिमिनल काम करता है, कोई क्रिमिनल एक्ट करता है, तो वो सीआरपीसी की जो भी पर्टिकुलर धारा होगी, जिस प्रकार का वो कंडक्ट करेगा, तो उसके तहत उसको सजा दी जाएगी, ना कि आचार संहिता के तहत। हाँ, आचार संहिता का उल्लंघन करने पर वो जो पर्टिकुलर एक्ट है, उस एक्ट के तहत दी जाएगी उसको सजा। तो ये था इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू, जो एक समाज जो भी है आदर्श आचार संहिता का। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, अभी अब भावी जो एग्जाम जितने भी भविष्य में होने वाले हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। तो इस टॉपिक को अभी तैयार कर लीजिए, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि एग्जाम रिलेटेड से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपको जो बेसिक नॉलेज, आप जो सोसाइटी में रहते हैं, आपको वोट देने का अधिकार है, तो आप जो किस प्रकार के कैंडिडेट को चूज करते हो, क्योंकि हमारी जो कंट्री है टोटली डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यानी लोकतांत्रिक सरकार है हमारी, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ हम लोगों को खुद में क्या होता है, इतनी पावर होती है कि हम अपनी मर्जी का पॉलिटिकल लीडर चूज कर सकते हैं। तो हमें कुछ ये चीज़ें पता होनी चाहिए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो हमें इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।